नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स। ये बिल्कुल ही थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसके बारे में काफ़ी बातें आप बायोलॉजी में, जूलॉजी में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है। वैसे केमिस्ट्री में अपन इसके बारे में मेनली कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं और बाकी पोर्शन आप काफ़ी डिस्कस कर चुके होते हैं बायोलॉजी में। तो आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो डायरेक्ट आपको इजीली समझ में आ जाता है। तो सब हेडिंग पुट करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। लिखो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड which govern which governs the common activities which governs the common activities of living organism are known as बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। जो बॉडी में होने वाली कॉमन एक्टिविटीज को जो कंट्रोल करें, ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं अपन? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, फैट्स एक्सेट्रा। आगे लिखो, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स carbohydrates and proteins are essential components of food, आर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। अब अपन इसके अंदर बस मेनली एक ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत है ना। मेनली तो एक ही करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। बाकी फिर अपन उसके बाद में डिस्कस कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे कि और तो आपने पढ़ रखा होगा काफी कुछ। कार्बोहाइड्रेट्स, हेडिंग लिखो, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लिखो, दे आर ऑल्सो नोन एज शुगर ऑब्लिक सैकेराइड। शुगर ऑब्लिक सैकेराइड्स। नेक्स्ट लिखो, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। ठीक है। तो आप लिख लो ब्रैकेट में, नॉट फुल्ली करेक्ट।
नॉट फुल्ली करेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लिखो, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, these are optically active polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketone or the compound which gives such unit on hydrolysis। विच गिव सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो ये है काम की बात, ठीक है। ये क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, है ना। ये है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन। ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अच्छा, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आगे लिखो, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ये होता है CxH2O होल Y। CxH2O होल Y। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो C6H12O6 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? C6H2O का होल 6। ठीक है, ये ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है। जैसे C12H22O11, तो ये क्या आ जाएगा? C12H2O का होल 11। ठीक है, अब एक पॉइंट है CH3COOH, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? C2H2O का होल ट्वाइस फिट्स इन अबाउ जनरल फॉर्मूला of carbohydrates। But it is not carbohydrate। तो एसिटिक एसिड भी इस जनरल फॉर्मूला में फिट तो बैठता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसीलिए मैंने लिखा था कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, H2O को अपन हाइड्रेट बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, फिर वहां मैंने लिखा था नॉट फुल्ली करेक्ट। तो इसके ऐसे कंपाउंड्स के लिए लिखा था जो इस फॉर्मूले में तो फिट बैठ जाएंगे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते, बट स्टिल दे आर कार्बोहाइड्रेट, जैसे रेमनोज होता है। ठीक है, तो आगे लिखो, रेमनोज C6H12O5 is a carbohydrate, but it is not fit
इन जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं बैठता है। हाँ जी। अब इसके बाद में अपन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को अपन 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है? जो हाइड्रोलाइसिस पर कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की एक यूनिट। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है? जिनके हाइड्रोलाइसिस से 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक के कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स मिले अपन को। और एक होता है पॉलीसेकेराइड, जो हाइड्रोलाइसिस पर बहुत सारे यूनिट्स प्रोवाइड, 10 से ज्यादा यूनिट्स प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो आप लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। पहला लिखो मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स लिखिए such compound can't be further hydrolyzed to give simple units of carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये खुद सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो इनसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं मिल सकती। तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब ये कैसे कैसे होते हैं? ये स्वीट होते हैं नेचर में, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ठीक है, तो ये पहला है मोनोसैकेराइड। अब सेकंड लिखो ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स लिखिए ऑन हाइड्रोलाइसिस of such compound to
10 units of monosaccharides is produced. अच्छा, जैसे इनके ये भी कैसे होते हैं, ये भी स्वीट होते हैं टेस्ट में, सॉल्युबल इन वाटर, ये भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये इनके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लिखो पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स on hydrolysis more than 10 monosaccharides are produced. ये टेस्ट में स्वीट नहीं होती है, ठीक है, तो आप लिखें नॉट स्वीट और इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो वैसे ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना भाई, ये बहुत सारी बातें तो आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी दे रखी है एज इट इज, तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट तो अपन नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा बहुत तो आपको बाहर से पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। ये मोनोसैकेराइड हो गए, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ये अब बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में मेनली। चलो तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखो मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स further divided on the basis of functional group and number of carbon atoms। मोनोसैकेराइड्स को अपन फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे इधर कार्बन एटम, फिर इधर जनरल टर्म,
इधर एल्डिहाइड और इधर कीटोन। थ्री, 4, 5, 6, 7। अब 3 को बोलते हैं ट्रायोज। ठीक है। अब ट्रायोज अगर मान लो वो एल्डिहाइड है तो इसे बोलेंगे एल्डो ट्रायोज, और अगर वो कीटोन है तो उसे बोलेंगे कीटो ट्रायोज। ये सब पढ़ रखा होगा आपने वैसे, ठीक है, तो आप नोट करते जाएं साथ साथ में। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। एल्डोट्रायोज, कीटोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, ऐसे सिमिलरली सबके आगे कीटो यूज कर सकते हैं। जो ग्लूकोज होता है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में कौन सा होता है? कीटोन। इसलिए जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज जो होता है, इन ग्लूकोज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो ये क्या होता है? एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस इन कीटोन, सॉरी, फ्रक्टोज। इन फ्रक्टोज कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो इसे क्या बोलते हैं? कीटोहेक्सोस। कीटोहेक्सोस। चलो, अब मेनली अपन बात करेंगे ग्लूकोज का मेथड ऑफ ग्लूकोज का प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। पहला, फ्रॉम सुक्रोज। फ्रॉम सुक्रोज यानी केन शुगर। C12H22O11। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे
C6H12O6, C6H12O6। तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये है बीटा डी फ्रक्टोज। अभी थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, मैं आपको ये सब समझा दूंगा कि अल्फा अल्फा डी मतलब क्या है और बीटा डी मतलब क्या है, ठीक है। तो सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से अपन को ये इस तरह ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। सेकंड लिखो, फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च, इसमें लिखो बेटा C6H12O5। इसकी मेरे पास n यूनिट्स है और इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे वही एसिडिक मीडियम में। तो यहां पर मिलेगा n C6H12O6। यहां 393 केल्विन टेम्परेचर होता है और 223 atm प्रेशर होता है। यह है ग्लूकोज। मतलब जब अभी उसका स्ट्रक्चर आएगा ना तभी समझाने लायक बातें आएंगी, अभी तो याद करने वाली चीज है भाई, आप ज्यादा एक्सपर्ट है इस बात में। आगे लिखो, यह है स्टार्च या सेल्यूलोज, स्टार्च या सेल्यूलोज। नेक्स्ट लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ब्रैकेट में लिख लो एल्डोहेक्सोस। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है क्या है बेसिकली, CHO, फिर इधर CHOH, CHOH, OHH, OHH, और ये CH2OH। ठीक है, इस तरह का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये आया कैसे स्ट्रक्चर, एक बार ये बनाओ फिर अपन इसके बारे में बात करते हैं। और इसे ये भी लिखा जा सकता है CHO, फिर CHOH का होल 4 और CH2OH। हो गया भाई। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका एविडेंस भी चाहिए आपको, तो आप लिखिए एविडेंस या प्रूफ। सबसे पहला पॉइंट, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is found to be
C6H12O6. Its molecular formula is found to be C6H12O6, है ना। और ऐसा ही फॉर्मूला इसका है। तो एक तो ये है। सेकंड एविडेंस, जब इस C6H12O6 इसको जब HI के साथ में हीट करते हैं, है ना, इसे बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड हीट। काफी लंबे टाइम तक इसे हीट करना होता है। तो यहां से मिलता क्या है? CH3 CH2 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 CH3, ये मिलता है नॉर्मल हेक्सेन। जब ग्लूकोज का HI के साथ में रिडक्शन करवाया, HI बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसने 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनी। ऐसा कब हो सकता है? जब ग्लूकोज में सारे के सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में हो। इसका मतलब वहां कोई ब्रांच नहीं होती कार्बन की। अरे ये तो ऑक्सीजन को तो हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीजन को उठा के हाइड्रोजन लगा देगा, ब्रांच थोड़ी चेंज करेगा ये। फिर ये सारे के सारे यहाँ स्ट्रेट चेन में है। इसका मतलब ग्लूकोज में भी सारे के सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में रहे होंगे, ठीक है। तो यहां से अपन को कंक्लूजन निकलता है। नोट करो, लिखें इसमें। इट मीन्स all carbon atom in glucose are in straight chain, are in straight chain। सारे के सारे कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में है। थर्ड पॉइंट समझते हैं। ग्लूकोज लिखो, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलएमीन, एमीन क्या होता है? ये NH2OH एंड HCN। ग्लूकोज इन दोनों के साथ में रिएक्शन कर लेता है। अब आप सुनो, हाइड्रोक्सिलएमीन और HCN इनके साथ में जो रिएक्शन होती है वो एल्डिहाइड या कीटोन करता है। कार्बोनाइल कंपाउंड की ये मेन रिएक्शन होती है। HCN एल्डिहाइड कीटोन के साथ मिलकर साइनोहाइड्रिन बना लेता है। और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ तो अपने रिएक्शन करी थी। अरे 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है। हाइड्रोजन, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव, इस तरह से ये हेडिंग लिखी अपने की थी रिएक्शन। 5 रिएक्शन लिखी थी वहां पर। तो ये सारे की सारी रिएक्शन किसकी है? एल्डिहाइड कीटोन की। इसका मतलब अगर ग्लूकोज इनसे रिएक्शन कर पा रहा है इजीली, इसका मतलब उसमें कार्बोनाइल ग्रुप जरूर प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो आगे लिखो, जैसे यहां पर ये CHOH का होल 4 CH2OH, अगर इसकी रिएक्शन CH2OH से हो जाए तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड CHOH
होल 4 और CH2OH। एक तो ये इसके साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइम बना ले रहा है, ऐसे ही CHOH होल 4 और CH2OH, जब ये HCN से रिएक्शन करता है, ठीक है, HCN से रिएक्शन करता है तो बनाएगा CH, एक आएगा OH और एक आएगा CN, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसे। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। अरे वो बेसिक मीडियम लेकर अपन यहां पर साइनाइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं। तो आगे लिखो, दीज रिएक्शन कन्फर्म्स the presence of carbonyl group C double bond O in glucose। फोर्थ एविडेंस, अपन ने क्या क्या देखा? सबसे पहला तो इसका जो जनरल फॉर्मूला मिला वो C6H12O6 जैसा मिला, मतलब मॉलिक्यूलर वेट आया होगा उस मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, 180 से अपन ने ऐसा कोई फॉर्मूला बनाया होगा। फिर जब HI के साथ में रिएक्शन करी तो नॉर्मल हेक्सेन मिला, इसका मतलब ग्लूकोज में सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है, ठीक है। फिर थर्ड इसकी रिएक्शन अगर हाइड्रोक्सिल एमिन और HCN से कराते हैं तो ये तो वो रिएजेंट है जो एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन इजीली करते हैं। इसका मतलब अगर ये रिएक्शन कर रहे हैं तो इनमें कौन से ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। फोर्थ लिखो, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब यही इसी बात से मुझे समझ में आता है कि ग्लूकोज का आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब मुझे पता है कीटोन का तो फर्दर ऑक्सीडेशन होता नहीं है, कीटोन का तो ड्रास्टिक कंडीशन में करते हैं फिर पॉप-अप रूल की हेल्प से, लेकिन एल्डिहाइड फर्दर आसानी से एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इससे अब ये जो मैं कंपाउंड ये जो पढ़ा हूं फोर्थ पॉइंट, इससे इजीली कंफर्म हो जाता है कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लिखो, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू 6 carbon to 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विद mild oxidizing agent, mild oxidizing एजेंट है ना, लाइक ब्रोमीन वाटर, या टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट।
ठीक है। और टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो क्या करता है, सारे के सारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, सिल्वर सॉल्ट के अंदर। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है, वहां सिल्वर बनता है अलग से, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं उसे। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। तो ये क्या क्या शो कंफर्म कर रहा है कि वहां एल्डिहाइड ग्रुप है। आगे लिखो, दिस indicates that the carbonyl group present in glucose is aldehyde group। हाँ जी, तो जैसे इधर मेरे पास CHO है, ये CHOH होल 4, इधर CH2OH। अगर इधर मैं ब्रोमीन वाटर या टॉलेंस रिएजेंट ले लूं तो ये जो एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और बाकी सब एज इट इज रह जाएगा। और ये होता है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो भाई ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, या टॉलेंस रिएजेंट भी ये काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब वहां एल्डिहाइड था। अरे अपन ने पढ़ा है ना एल्डिहाइड कीटोन, उसमें 4 रिएजेंट पढ़े थे अपन ने, टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, शिफ्ट बेस के साथ रिएक्शन, है ना, फेलिंग सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट और फेलिंग जो था वो तो केवल ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाते थे, जबकि टॉलेंस और शिफ्ट रिएजेंट, टॉलेन और शिफ्ट रिएजेंट सारे के सारे एल्डिहाइड इंक्लूडिंग बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये नोट कर ले, या तो ये ले लो यहां पर, या टॉलेंस रिएजेंट ले लो। टॉलेंस रिएजेंट, एक एक करके बातें क्लियर हो रही कि हाँ इसमें पहले 6 कार्बन थे, फिर ये है एल्डिहाइड है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 5th, एसिटाइलेशन acetylation of glucose with acetic acid with acetic acid derivative, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, कौन कौन सा, एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड। गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, pentacetate, which confirms the presence of 5OH group, 5OH group।
5OH ग्रुप क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास यहां एल्कोहल है, अगर इसकी रिएक्शन CH3 डबल बॉन्ड OCl से कराऊं तो यहां क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये यहां अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा। जब ऑक्सीजन डोनेट करेगा लॉन पेयर तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन के उसे H+ बना के वहां से भगा देगा। मतलब यहां से H और यहां से Cl, तो यहां से HCl बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OCH3। अब आप देखो, सुनो, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है ना, इन दोनों के साथ गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब ये अपने पास में ये एसीटेट आ गया, CH3COO। एसिटिक एसिड क्या देता है? एसीटेट आयन और H+ आयन। तो जो CH3COO माइनस होता है उसे बोलते हैं एसीटेट। तो एक OH ग्रुप होगा तो एक एसीटेट ग्रुप आएगा, और ये पेंटा एसीटेट देता है। इसका मतलब क्या समझा रहा है कि 5 OH ग्रुप है वहां पर। ठीक है, 5 OH ग्रुप है। इस तरह से यहां पर CHO, यह आ जाएगा CHOH और CH2OH। एसिटिक एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो यहां पर ये एल्डिहाइड ग्रुप तो एज इट इज रह जाएगा, बाकी CHOC डबल बॉन्ड OCH3, 4 मोल इसके मिलेंगे, और नीचे ये CH2OC डबल बॉन्ड OCH3। तो ये पेंटा एसीटेट मिलेगा। पेंटा एसीटेट मतलब 5 OH ग्रुप ही एसीटेट बनाएगा, तो 5 एसीटेट बन रहे हैं, इसका मतलब 5 OH ग्रुप है वहां पर। एल्डिहाइड कंफर्म हो गया, OH ग्रुप कंफर्म हो गया, स्ट्रेट चेन है ये कंफर्म हो गया। ठीक है, नोट करें बेटा। हो गया? ये ऐसे होगा ना, बिल्कुल जैसे ये इस पे अटैक करेगा और ये यहां से बाहर निकल जाएगा। ये इस पे अटैक करेंगे, ये वाला भी और नीचे वाला भी, और ये एसीटेट बाहर निकल जाएगा। चलो 6 पॉइंट लिखो। ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड बोले तो HNO3, ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड, converts into saccharic acid, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड।
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। This confirms the presence of one degree alcoholic group. वन डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, कहने का मतलब इधर मेरे पास CHOH का होल 4 और CH2OH, इधर मेरे पास COOH, CHOH का होल 4 और CH2OH। आप चाहे इसका ऑक्सीडेशन करवाओ, चाहे इसका ऑक्सीडेशन करवाओ, ये क्या है? ग्लूकोज। और ये क्या है? ग्लूकोनिक एसिड। अभी आपको याद है थोड़ी देर पहले आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से उसकी रिएक्शन करवाई थी, माइल्ड ऑक्सीडाइज टॉलरेंस रिएजेंट या ब्रोमीन वाटर। तो वो क्या करता है? टॉलरेंस रिएजेंट ऐसे एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एसिडिक ग्रुप में। ठीक है, तो ये दोनों, अब जब इन दोनों का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में, और फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3 है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब इन दोनों से ही क्या मिलेगा? CHOH होल 4 CHO, और इधर आ जाएगा COOH। ये है सैक्रिक एसिड। तो इन दोनों से सेम तरह का कंपाउंड मिल रहा है, इसका मतलब ये नीचे वाला जो 1 डिग्री अल्कोहल है ये किसमें ऑक्सीडाइज हो गया? एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया। नोट कर लेना। HNO3 के साथ में ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, HNO3 के साथ में। हो गया? वन डिग्री अल्कोहल। हाँ जी, चलो अब अपन ये सारे हर एक चीज का एविडेंस देख चुके हैं। 6 कार्बन है, 5 OH ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, हर एक बात देख चुके हैं अपन। ठीक है, तो अब अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में बातें करते हैं। तो आपको ये है C डबल बॉन्ड OH, यह आ जाएगा OH H, इधर HOH OHH,
OH और ये आ जाएगा CH2OH। या तो ये हो सकता है या इसी का एक स्ट्रक्चर और हो सकता है COHH C डबल बॉन्ड OH HOH OHH HOH और ये CH2OH। अब आप सुनो, ये है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर। आप नंबरिंग करो इसकी। ये मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा, पीएफजी कौन सा है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ये वन नंबर 1 2 3 4 5 6। इनमें लास्ट कायरल कार्बन कौन सा है, 6 वाला कार्बन कायरल है क्या? अरे चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहां तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो दिस इज लास्ट कायरल कार्बन। तो इसको अपन कंपेयर करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड से। वो क्या बोलता है कि लास्ट कायरल कार्बन पर OH अगर राइट साइड में है, लास्ट कायरल कार्बन पर OH अगर राइट साइड में है तो ये इसे बोलते हैं D फॉर्म। अगर OH अगर लेफ्ट साइड में है तो इसे बोलते हैं L फॉर्म। NH2 अगर राइट साइड में है तो D फॉर्म, NH2 अगर लेफ्ट साइड में है तो L फॉर्म। ये बातें कर चुके हैं अपन आइसोमरिज्म के अंदर। लास्ट कायरल कार्बन पर देखना होता है, लास्ट कायरल कार्बन पर, ठीक है। तो इस लास्ट कायरल कार्बन पर, और ये रहा लास्ट कायरल कार्बन, तो इसमें राइट साइड में है, इसे बोलेंगे डी ग्लूकोज और इसे बोला जाएगा एल ग्लूकोज, ठीक है। ये अपन ने एक नोट लिखा क्योंकि ये ऊपर वाला अपन ने डिसाइड कैसे किया, इन ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड ये आ जाएगा C, इधर आ जाएगा OH H CH2OH और CHO, ठीक है। यहां OH राइट साइड में है तो इसे क्या बोलेंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। CHOH CHO CH2OH, इसे क्या बोलेंगे अपन, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो रेफरेंस अपन ने कहां से लिया ग्लूकोज का, ग्लिसरॉल्डिहाइड से। नोट कर ले बेटा।
हाँ जी, आगे नोट कर लें। अगर आप भूल जाओ तो नोट कर लेना वहां। ऑन लास्ट कैरल कार्बन, OH ऑन राइट कैपिटल D, OH ऑन लेफ्ट कैपिटल L। बाकी सब कुछ सेम है दोनों में, बाकी कहीं भी डिफरेंस नहीं है। चलो आगे ग्लिसरॉल्डिहाइड नोट कर लें। और ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल का स्मॉल डी और स्मॉल एल से कोई भी लेना देना नहीं। कैपिटल डी कैपिटल एल स्मॉल डी स्मॉल एल ये सब ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, लेकिन कैपिटल डी ये नहीं बताता कि क्लॉकवाइज रोटेशन है कि एंटी क्लॉकवाइज है। कैपिटल एल ये नहीं बताता कि क्लॉकवाइज रोटेशन है कि एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल ये बताते हैं। स्मॉल डी क्या बताता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन, स्मॉल एल क्या बताता है एंटी क्लॉकवाइज। इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं स्मॉल डी को, इसे लीवो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ये तो बात हुई इसके ओपन स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं अपन इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पहले टेस्ट में क्या क्या आ रहा था मेरा टेस्ट 21 को? हाँ भाई, फिजिकल आ रही है कहाँ तक? अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स को छोड़कर, ठीक है। हाँ, एटॉमिक को छोड़कर, ठीक है। चलो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लिखिए बेटा, लिखो दी अबाउ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अबाउ स्ट्रक्चर of glucose explained most of its properties, but the following properties and facts
could not explain by this structure. अब ये अपन को याद ही करना पड़ेगा, है ना, कि ये प्रॉपर्टी वो एक्सप्लेन कर दिया ओपन स्ट्रक्चर ने और ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, डेस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप despite having aldehyde group, glucose does not give Schiff's test and 2,4 DNP test and does not form addition product with NaHSO3। अब आप देखो बेटा, ये NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के प्योरिफिकेशन का मेथड था कि एल्डिहाइड कीटोन पहले इसके साथ मिलके रेड पीपीडी बना लेगा, पीपीडी को छान के बाकी सबको अलग कर देंगे और लास्ट में उसे दोबारा ऑब्टेन कर लेंगे हाइड्रोलाइसिस से। तो ये NaHSO3 एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करके पीपीडी बनाता है। यहां एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप है लेकिन फिर भी टेस्ट नहीं दे रहा। ये 2,4 DNP टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन के लिए ही यूज में आता है। अब देखो यहां भी कितनी कंट्रोवर्सी है, मतलब कि जो हाइड्रोक्सिल अमीन है NH2OH वो तो रिएक्शन करता है और 2,4 DNP टेस्ट इसमें भी NH2 ग्रुप होता है, ये टेस्ट नहीं देता है ना। ऐसे ही जो उसमें जो शिफ्ट बेस बना था, शिफ्ट टेस्ट भी ये नहीं देता है। RNH2 जो होता है उसमें शिफ्ट बेस बनता है ना, शिफ्ट बेस वहां पर, तो वो भी टेस्ट नहीं देता है। तो कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग के साथ टेस्ट दे रहा है, कुछ के साथ नहीं दे रहा। इसका मतलब इसका ओपन स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करता ही है लेकिन साथ साथ में कोई और स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। इस वजह से उसका जो सी डबल कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो फ्री नहीं रह पाया, और फ्री नहीं रह पा रहा तो इनके साथ में टेस्ट नहीं दे रहा। अब दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, सर इनके साथ टेस्ट नहीं दे रहा तो इनके लिए फ्री नहीं है और बाकियों के साथ फ्री है। तो यही तो फैक्ट है जिनको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है ये। अरे भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कि किसी स्ट्रक्चर की कुछ प्रॉपर्टीज को एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता है लेकिन जो कुछ प्रॉपर्टीज बच गई उनको वही स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता, फिर उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं। इसलिए इनके साथ में टेस्ट नहीं देता। तो अब ये ऐसे जिद वैसे नहीं कर रहे थे उनके साथ देता है इनके साथ नहीं देता, ये क्या बात हुई, ये याद करना है अपन को, ठीक है। इनके साथ में टेस्ट नहीं देता, इसका मतलब ओपन स्ट्रक्चर मतलब जो एल्डिहाइड कीटोन का जो ऑक्सीजन वो उतना फ्री भी नहीं है, तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी आप देखोगे वो बाउंडेड हो जाएगा। तो आप नोट कर लें इतना। सेकेंड पॉइंट लिखो, sorry, the pentacetate
the pentacetate of glucose does not react with NH2OH, indicating the absence of free CHO group. जो पेंटा एसीटेट वाली फॉर्म होती है वो NH2 हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ में भी टेस्ट नहीं दे रही, जबकि नॉर्मल ग्लूकोज देता है हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ में, पेंटा एसीटेट वाला फॉर्म नहीं देता टेस्ट। ठीक है, आगे लिखो थर्ड, ग्लूकोज इज एग्जिस्ट इन two different crystalline form which named as alpha glucose, boiling point 419 Kelvin, and beta glucose, boiling point 423 Kelvin. 423 केल्विन। एक किस के साथ टेस्ट नहीं देता, ये अपन को याद रखना पड़ेगा। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा बनता है वो आपको जूलॉजी वालों ने समझाया था नहीं समझाया? समझाया कि कैसे अटैक होता है, कैसे फॉर्म होता है, समझाया ना? चलो देखो अपन समझते हैं। यहां मेरे पास है C डबल, कुछ भी नोट मत करना आप, कुछ भी नोट मत करना, C डबल बॉन्ड O, इधर है COH H। पहले स्ट्रक्चर नोट मत करना, पहले समझना। हाँ जी, अब आप एक बात सुनो। तो हरिप्रिया आप मुझे एक बात बताओ, ये जो कार्बन है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 कैसा होता है? प्लेनर होता है, प्लेनर। अब जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस प्लेनर पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो वो इसमें आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। फ्रंट स्पीसीज पे तो आगे और पीछे से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी सेम ही होती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है। अब ये आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो फिर क्या होता है, इससे दो स्ट्रक्चर बनते हैं। ये आ जाएगा COH H H OH OH H C।
देखो ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किया तो इसमें कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, तो वो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेकर भगा देगा वहां से। ठीक है, तो ओके, और ये है CH2OH। ये रहा। अब कहानी इसके आगे की है। अब ये जो कार्बन था, ये कार्बन, इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको दिया, इसको दिया, इस कार्बन को। अब जैसे ही इसने इस पे अटैक किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, ऑक्सीजन के पास, तो ऊपर क्या आया, नेगेटिव। अगर ऊपर नेगेटिव आएगा तो जो हाइड्रोजन यहां से रिलीज हुआ था वो उस H पे चला, O नेगेटिव पे चला जाएगा। तो इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो OH राइट में रह जाए और H लेफ्ट में रह जाए, या जब ये इस पे अटैक करता है, इस पे नहीं, सॉरी, ये कार्बन H इधर रह जाए और OH इधर आ जाए, इस तरह से। तो आप देखो, जब इसने इस पे अटैक किया तो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है। तो एक बार तो ये ऑक्सीजन राइट में रह सकता है, एक बार ऑक्सीजन लेफ्ट में रह सकता है। तो यहां ऑक्सीजन राइट में है, यहां ऑक्सीजन लेफ्ट में है। इस पूरे कंपाउंड में इस फर्स्ट कार्बन को देखो, वहीं पर डिफरेंस है अरेंजमेंट में, और तो कहीं डिफरेंस है ही नहीं। समझ आई क्या बात? ठीक है, तो यहां पर ये जो फर्स्ट कार्बन है, इस पे OH अगर राइट में है इसे बोलते हैं अल्फा फॉर्म, अगर OH अगर लेफ्ट में है इसे बोलते हैं बीटा फॉर्म। तो ये अल्फा ग्लूकोज और ये बीटा ग्लूकोज, इस तरह से इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ना, इस तरह से। तो अब ये देखो, अपन एक काम करते हैं, कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में मेंबर काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। साइक्लिक स्ट्रक्चर में 6 कार्बन नहीं है, 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, इस तरह से। तो अगर इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया जाए, अगर इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया जाए, हेक्सागन बनेगा, क्योंकि 6 मेंबर से तो हेक्सागन ही बनता है। इस तरह से। अब यहां ये है अल्फा ग्लूकोज और ये है बीटा ग्लूकोज। डिफरेंस कहां पर है, यहां पर, इस OH पर और इस OH पर। अब देखो, जो राइट साइड में है, नोट मत करो, सामने ध्यान दो। अब मैं उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जो राइट साइड में है वो नीचे की तरफ आएंगे, जो लेफ्ट में है वो ऊपर की तरफ आएंगे। मतलब अपन इसे 90 डिग्री से टिल्ट कर रहे हैं, बस 90 डिग्री से टिल्ट कर रहे हैं, बाकी एज इट इज बनाएंगे। तो ये ऑक्सीजन है, इसके बाद में 1 नंबर से स्टार्ट हो जाओ। 1 नंबर पे OH कहाँ है, राइट में। तो OH राइट में है तो ये OH आ जाएगा, ये H आ जाएगा। फिर 2 नंबर पे OH राइट में, H इधर। 3 नंबर पे H इधर, OH इधर। 4 नंबर पे OH नीचे, H इधर। ठीक है, और 5 नंबर पर ये जो CH2OH है, ये तो हमेशा बाहर की तरफ ही रहेगा, क्योंकि अगर ये अंदर की तरफ रहेगा तो रिपल्शन ज्यादा रहेगा। तो यहां पर अंदर की तरफ ये 5th नंबर का कार्बन है, ये रहा 5th नंबर। H तो नीचे की तरफ आएगा और CH2OH कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब देखो, इसमें 1 नंबर के कार्बन पे OH नीचे की तरफ है, मतलब राइट साइड में है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और सेम स्ट्रक्चर दोबारा बना लो, सेम। ठीक है,
सेम स्ट्रक्चर दोबारा बना लो, और उसमें चेंज क्या करना है, केवल ये वाला H और ये वाला OH, ये H आ जाएगा नीचे, ये OH चला जाएगा ऊपर। आप चेक कर लो, यहाँ H राइट में था, जो राइट में होगा वो नीचे, जो लेफ्ट में था वो ऊपर, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। और अल्फा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, अरे बीटा आ जाएगा। समझ गए क्या भाई, नोट कर लेंगे। थर्ड पॉइंट नोट कर लिया क्या, थर्ड वाला कौन सा कर लिया नोट, ठीक करो नोट। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा कर लिया, आप करो क्रिस्टलाइन वाला, बताओ यार। ये केवल बहुत कंफ्यूज करता है यार। चलो अभी के लिए बहुत है इतना।